आलोक के पिता कारोबारी थे। आलोक अपने माँ बाप की इकलौती संतान था, इसीलिए लाड प्यार में वो पढ़ नहीं सका, तो पिता ने उसे अपने धंधे में ही लगा लिया। आलोक ने जल्द ही अपने पिता के धंधे को संभाल लिया। अपनी मेहनत और होशियारी से उसने अपने पिता से ज़्यादा तरक्की की। जल्दी ही वो लाखों करोड़ों में खेलने लगा। उसने अपनी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। ये देख पिता ने उसकी जल्दी ही शादी भी कर दी। आलोक जिस तरह पैसा कमाता था, उसी तरह अय्यासी और अपने दूसरे शौकों पर लुटाता भी था। पिता ने उसे बहुत समझाया, पर उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से पत्नी से भी उसकी नहीं बनती थी, जिससे वो बहुत तनाव में रहने लगी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 10-12 साल बाद ही उसकी बीवी दुनिया ही छोड़ गई। आलोक के पिता दिल के मरीज थे, पर आलोक ने साधन संपन्न होने के बावजूद ना तो उनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और ना ही उनकी देखभाल की, जिससे उनकी भी मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद आलोक पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। अब वो अपनी ज़िंदगी मनमाने तरीके से गुजारने लगा। एक बार उसे कनक ट्रस्ट के स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वहाँ उसकी नज़र रिया नाम की छात्रा पर पड़ी, जो सिर्फ अभी 15 साल की थी और वहाँ 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। आलोक उस पर जी जान से फिदा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो रिया से शादी करेगा। जल्दी उसने पता लगाया तो जानकारी मिली कि वो श्याम प्रसाद जी की बेटी है। श्याम प्रसाद चाट पकौड़ी का ठेला लगाता था। इस काम से उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसी बीच अचानक एक दिन रात को उसके ठेले को किसी ने आग लगा दी। वही ठेला उसकी रोजी रोटी का सहारा था। श्याम प्रसाद बहुत परेशान हुआ। उसके परिवार की भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसे वक्त पर आलोक एक फरिश्ते की तरह उसके पास पहुंचा। उसने श्याम प्रसाद की खूब आर्थिक मदद की। इतना ही नहीं, उसने उसे एक पक्की दुकान दिलाकर उसका कारोबार भी जमवा दिया। श्याम प्रसाद हैरान था कि इतना बड़ा सेठ उस पर इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन श्याम प्रसाद की अनपढ़ बीवी समझ गई थी कि आलोक की नज़र उसकी बेटी रिया पर है। जल्दी ही आलोक ने रिया का रिश्ता मांग लिया। श्याम प्रसाद इतनी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ बेटी की शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी बीवी ने कहा, आदमी की उम्र नहीं, उसकी हैसियत और दौलत देखी जाती है। हमारी बेटी वहाँ ऐश करेगी, फ़ौरन हाँ कर दो। श्याम प्रसाद ने पत्नी की बात मानकर हाँ बोल दिया और शादी की तारीख भी तय कर दी गई। रिया तो वैसे ही खूबसूरत थी, पर उस दिन लाल जोड़े में उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ बाप ने ढेरों आशीर्वाद देकर रिया को घर से विदा किया। आलोक उसे पाकर खुश था। अब रिया की किस्मत भी एकदम पलट गई थी। अभावों भरी जिंदगी से निकलकर वो ऐसी जगह आ गई थी जहाँ रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। रिया से शादी करने के बाद आलोक में भी सुधार आ गया था। उसने अब बाहरी औरतों से मिलना बंद कर दिया। वो रिया को दिलो जान से प्यार करने लगा। उसके अंदर ये बदलाव रिया की मोहब्बत और देखभाल से आया था। आलोक ने सारी बुरी आदतें छोड़ दी। जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। देखते देखते 5 साल कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनके यहाँ 2 बेटे और एक बेटी पैदा हो गई। आलोक ने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। इसी दौरान आलोक अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगा। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। एक दिन उसने रिया से कहा, रिया तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो। पति की ये बात सुनकर रिया चौंकते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब इस उम्र में पढ़ाई करूँगी? ये तो बेटे के स्कूल जाने का वक्त है। देखो रिया, मेरे बाद तुम्हें ही अपना सारा बिजनेस संभालना है। तुम बच्चों पर कभी भरोसा मत करना। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह ही खुदगर्ज निकलेंगे। आलोक ने पत्नी को समझाया। रिया को आलोक की बात माननी पड़ी और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। 4 साल में उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी। रिया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज के बाद वो अपना सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती थी। बच्चों की पढ़ाई भी महंगे स्कूलों में हो रही थी। आलोक ने रिया के मायके वालों को भी इतना कुछ दे दिया था कि वे सभी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। रिया के सभी भाई बहनों की शादियां भी हो गई थी। रिया के ग्रेजुएशन के बाद आलोक ने उसका एडमिशन एमबीए की इवनिंग क्लास में करा दिया था। सुबह वो उसे अपने साथ नई फैक्ट्री ले जाता, जहां वो उसे कारोबार की बारीकियां बताता। रिया काफ़ी होशियार थी
वो जल्दी ही वो कारोबार की सारी बारीकियां समझ गई। उसका एमबीए पूरा होते ही आलोक ने उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना दिया और कंपनी के 1/3 शेयर उसके नाम कर दिए। रिया समझ नहीं पा रही थी कि आलोक उसे फैक्ट्री के कामों में इतनी जल्दी एक्सपर्ट क्यों बनाना चाहते हैं। इसके पीछे आलोक का अपना डर और अंदेशा था कि जिस तरह वो स्वार्थ और खुदगर्जी की वजह से अपने पिता की देखभाल नहीं कर पाया, तो उसके बच्चे भी उसकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि स्वार्थ व लालच के कीटाणु उसके बच्चों के अंदर भी आ गए होंगे। इसीलिए वो रिया को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहता था। रिया ने फैक्ट्री का सारा काम बखूबी संभाल लिया था। एक दिन अचानक ही आलोक की तबीयत खराब हो गई। उसे बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। पता चला कि उसे फेफड़ों का कैंसर है। पत्नी इलाज के लिए उसे सिंगापुर ले गई। वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कामयाब रहा। ठीक होकर वो घर लौट आया। वो फिर से तंदुरुस्त होकर अपना कामकाज करने लगा। हालांकि वो पूरी तरह स्वस्थ था, इसके बावजूद भी उसे चैन नहीं था। उसने धीरे धीरे कंपनी के सारे अधिकार और शेयर्स रिया के नाम कर दिए। अपनी सारी प्रॉपर्टी और बंगला भी रिया के नाम कर दिया। इसके 2 साल बाद कैंसर उसके पूरे जिस्म में फैल गया। लाख इलाज के बावजूद भी वो बच नहीं सका। उसके मरते ही उसके रिश्तेदारों ने रिया के आसपास चक्कर काटने शुरू कर दिए, पर रिया ने किसी को भी भाव नहीं दिया, क्योंकि पति के जीते जी उनमें से कोई भी रिश्तेदार उनके यहाँ नहीं आता था। वैसे भी आलोक जीते जी पहले ही प्रॉपर्टी का सारा काम इतना पक्का करके गया था कि किसी बाहरी व्यक्ति के दखल अंदाजी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसका मैनेजर भी मेहनती और वफादार था, इसीलिए बिना किसी परेशानी के रिया ने सारा कारोबार खुद संभाल लिया। रिया के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार की बात है, कारोबार की बातों को लेकर रिया की अपने तीनों बच्चों से तीखी नोकझोंक हो गई। उसी दौरान रिया की बेटी नैन्सी एक गिलास में जूस ले आई। रिया ने जैसे ही जूस पिया तो उसका सिर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बिस्तर पर ही लुढ़क गई। जब होश आया तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। रिया ने पास खड़ी नर्स से पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, तो उसने बताया कि आप पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, इसीलिए आपका यहाँ इलाज किया जाएगा। रिया आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वो पूरे होशो हवास में थी। तभी अचानक उसे लगा कि ये सब उसके बच्चों ने किया होगा। रिया ने नर्स को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि वो स्वस्थ है, लेकिन नर्स ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे एक इंजेक्शन लगाकर चली गई। इसके बाद रिया फिर से सो गई। जब रिया की आंखें खुली तो उसे सामने वाले कमरे में एक आदमी दिखा, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, पर उसके बाल सफ़ेद थे। बाद में पता लगा कि उसका नाम राहुल है। उसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था। वो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट था। सामने खड़ा फोटोग्राफर उसके फ़ोटो खींच रहा था। पता चला कि राहुल को भी किसी ने इन पागलों वाले अस्पताल में भर्ती करा दिया था, जबकि वो भी पूरी तरह से स्वस्थ था। वो अस्पताल डॉक्टर अनुराग का था। कुछ देर बाद डॉक्टर अनुराग वहाँ आए तो राहुल चीख पड़ा, ये गलत है, आप सब धोखा कर रहे हैं। सही इंसान को यहाँ क्यों भर्ती कर रखा है? डॉक्टर अनुराग ने इत्मीनान से कहा, ये देखो। इसके बाद उसने रिमोट से एक स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन पर एक स्लाइड चलने लगी, जिसमें राहुल पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। 2 नर्सें उसे बांध रही थी। वो देखकर राहुल फिर चीखा, ये सरासर झूठ है। उसके इतना कहते ही डॉक्टर के इशारे पर नर्स ने फिर से राहुल को इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। राहुल को जब होश आया तो उसने रिया को गौर से देखा। उसे याद आया कि ये लड़की तो वही है जो उस कनक ट्रस्ट स्कूल में पढ़ती थी। राहुल भी बीकॉम करने के बाद स्कूल में मदद के तौर पर पढ़ाने जाता था। वैसे राहुल भी अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता की एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में अचानक लगने वाली आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसमें उसके पिता की भी मौत हो गई थी। उस समय राहुल 19 साल का था। उन दिनों वो कनक ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ा रहा था। राहुल के लिए पिता की मौत बहुत बड़ा सदमा थी। उसने अपने कुछ हमदर्दों की मदद से इंश्योरेंस का क्लेम हासिल किया। फिर से फैक्ट्री शुरू करने के बजाय उसने वे पैसे बैंक में जमा कर दिए। फैक्ट्री की ज़मीन भी किराए पर दे दी, जिससे परिवार की गुजर बसर ठीक से होती रहे। उसके 2 भाई और थे जो उससे छोटे थे।
भाइयों और माँ की जिम्मेदारी राहुल पर ही थी। वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था। एमबीए के एडमिशन में अभी टाइम था, इसीलिए वो कनक ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ाता रहा। इस स्कूल में ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते थे। रिया को उसने उसी स्कूल में देखा था। वो बेहद खूबसूरत थी। उस रिया को आज वो एक मैच्योर औरत के रूप में देख रहा था। वही बाल, वही आंखें, वही नैन नक्श। ये क्लिनिक शहर के बाहर सुनसान सी जगह पर था। चार दीवारी बहुत ऊंची थी। ऊपरी मंजिल की सब खिड़कियों में मोटी मोटी ग्रिल लगी हुई थी। इंतजाम ऐसा था कि कोई भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता था। पहले डॉक्टर अनुराग एक मामूली मनोचिकित्सक थे। वो प्रोफेसर के साथ काम करता था। फिर उसने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया। लोगों को ब्लैकमेल कर करके वो कुछ ही दिनों में अमीर हो गया। इसके बाद उसने शहर के बाहर ये क्लिनिक बनवा लिया। इस इमारत में आने जाने के खास नियम थे। एक अलग अंदाज में दस्तक देने से ही दरवाजे खुलते थे। अनुराग ने यहाँ 5 लोग रखे हुए थे। 2 नर्सें, 2 कंपाउंडर, एक मैनेजर कम फोटोग्राफर, जिसका नाम समीर था। सही मायनों में समीर ही उस क्लिनिक का कर्ता धर्ता था। डॉक्टर अनुराग उसे उस समय अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, जब वो बहुत छोटा था। अपने यहाँ लाकर उसने उसकी परवरिश की। धीरे धीरे उसे क्लिनिक के सारे कामों में ट्रेन कर दिया। अब वो इतना सक्षम हो गया था कि अनुराग की गैर मौजूदगी में अकेला ही सारे मरीजों को संभाल लेता था। एक तरह से वो डॉक्टर अनुराग का दाहिना हाथ था। एक दिन डॉक्टर अनुराग कुछ परेशान से थे। उसने समीर की तरफ देखते हुए कहा, समीर, मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। शायद किसी को हमारे गोरख धंधे की खबर लग गई है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए। समीर घबरा कर बोला, डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। तुम मेरे टुकड़ों पर पलकर यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हें सही गलत की पहचान कब से हो गई? मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। अगले हफ्ते ये काम हर हाल में करना है, डॉक्टर ने दहाड़ कर कहा। रिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने दरवाजे की जाली की तरफ देखा तो वहाँ राहुल के सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे थे। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे पुकारा था, वरना वहाँ इतना सख्त पहरा था कि कोई किसी से बात तक नहीं कर सकता था। चोरी छिपे बात कर ले तो अलग बात है। रिया को यहाँ आए दूसरा महीना चल रहा था। उसे अब लगने लगा था कि वो सचमुच ही पागल है। राहुल ने फिर कहा, रिया, मैं राहुल हूँ। याद है जब मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाने आता था? रिया ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ, मुझे याद आ रहा है। आप हमारे स्कूल में पढ़ाते थे। मगर आप यहाँ कैसे? मुझे एक साजिश के तहत यहाँ डाला गया है। मुझे लगता है कि तुम भी किसी साजिश का शिकार होकर यहाँ पहुँची हो। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। रिया सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में परिवार और कारोबार की पुरानी बातें घूमने लगीं। उसके दोनों बेटों के कॉलेज के ज़माने से ही पढ़ निकलने शुरू हो गए थे। दौलत के साथ सारी बुराइयां भी उन लोगों में आती गईं। रिया उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसका टेक्सटाइल मिल का बिजनेस भी आसान नहीं था। उसमें भी उसे सिर खपाना पड़ता था। हालात बुरे से बुरे होते गए। अब दोनों बेटों ने घर पर शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। रोज़ नई नई लड़कियां घर पर दिखाई देती। रिया अगर ज़्यादा बहस करती या उन्हें पैसे कम देती तो घर की कीमती चीज़ें गायब होने लगती। अगर वो मेन गेट बंद करती तो पीछे के दरवाजे से निकल जाते। यहाँ तक कि उसके जेवर भी गायब होने लगे थे। जैसे तैसे उन दोनों ने ग्रेजुएशन किया और माँ के सामने तनकर खड़े हो गए। मम्मी, अब हम पढ़ लिख कर इस काबिल हो गए कि अपना बिजनेस संभाल सके। अच्छा ठीक है, कल से तुम ऑफिस आओ। मैं देखती हूँ कि तुम लोगों को क्या काम दिया जा सकता है, रिया ने कहा। बेटी नैन्सी भी भाइयों से किसी तरह पीछे नहीं थी। उसने भी भाइयों की देखा देखी मॉडर्न कल्चर सीख लिया था। रोज उसके बॉयफ्रेंड बदलते थे। रिया पति के बिना अपने को बेहद अकेला और कमज़ोर समझने लगी थी। अब हालात उसके काबू से बाहर होते दिख रहे थे। मजबूर होकर वो बेटी से बोली, बेटा, जिसे तुम पसंद करती हो उसे मुझसे मिलवाओ। अगर वो ठीक होगा तो उसी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। नैन्सी दूसरे दिन ही एक लड़के को ले आई जिसका नाम करण था। वो शक्ल से ही मक्कार नजर आ रहा था। उसके माँ बाप नहीं थे। वो अपने चाचा के पास रहता था। बीकॉम करके नौकरी की तलाश में था। नैन्सी के दोनों भाई इस लड़के से शादी के खिलाफ थे।
रिया कोई नया तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने अपने बेटों को समझाया, कुछ लोगों को बुलाकर बेटी की शादी करण से करा दी। बेटी ने गरीब ससुराल जाने से साफ मना कर दिया, इसीलिए करण भी घर जवाई बनकर रहने लगा। अरुण और वरुण तो बराबर ऑफिस जा रहे थे और काम भी सीख रहे थे, पर पैसे मारने में कोई मौका नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे अरुण मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गया। इसके बाद वो बड़ी बड़ी रकमों में घपले करने लगा, जिसमें वरुण भी उसका साथ देता था। नैन्सी के कहने पर करण को भी नौकरी देनी पड़ी। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। कंपनी लगातार घाटे में चलने लगी। तब एक दिन रिया ने नैन्सी, अरुण, वरुण और करण चारों को बैठाकर बहुत समझाया। बिजनेस की ऊंच नीच बताई, आमदनी के गिरते ग्राफ के बारे में उनसे बात की। उन चारों ने सारा दोष रिया के सिर पर जड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आपका काम करने का तरीका गलत है। अभी तक आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रही हैं। एक बार नए जमाने के मुताबिक सब कुछ बदल दीजिए, फिर देखिए आमदनी में कैसी बढ़त होती है। 2-3 दिन तक इस मामले को लेकर उनके बीच खूब बहस होती रही। पुराने मैनेजर भी शामिल हुए, वे रिया का साथ दे रहे थे। चौथे दिन बड़े बेटे ने फैसला सुना दिया, मम्मी अब आप बिजनेस संभालने के काबिल नहीं रही। अब आपकी उम्र हो गई है, लगता है आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में आप आराम कीजिए, बिजनेस हम संभाल लेंगे। इतना सुनते ही रिया गुस्से में फट पड़ी। तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि इस बिजनेस के एक हिस्से को भी संभाल सके। मैंने सब कुछ तुम्हारे बाप के साथ रहकर सीखा है, तब कहीं जाकर मैं परफेक्ट हुई। जब तुम लोग इस लायक हो जाओगे तो मैं सब कुछ खुद तुम्हें ही सौंप दूंगी। बच्चे इस बात पर राजी नहीं थे। माहौल में तनातनी फैल गई। फिर योजना बनाकर बच्चों ने रिया को पागल खाने भेजने की योजना बनाई। इस संबंध में उन्होंने डॉक्टर अनुराग से बात की। वो मोटा पैसा लेकर किसी को भी पागल बना देता था। रिया के बच्चों ने नशीला जूस पिलाकर उसे डॉक्टर अनुराग के क्लिनिक पहुंचा दिया। सारी कहानी सुनकर राहुल ने कहा, ये सब एक साजिश है। तुम्हारे बच्चों ने बिजनेस को हड़पने के लिए तुम्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया और डॉक्टर ने तुम्हें ऐसी दवाई दी कि तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मैं डॉक्टर अनुराग को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम घबराओ मत, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारे जैसी ही है, बाद में कभी सुनाऊँगा। उस क्लिनिक में अनुपमा नाम की 24-25 साल की एक खूबसूरत लड़की भी कैद थी। राहुल ने उसके बारे में बताया कि ये एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी है। एक दुर्घटना में इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। माँ बाप ने अनुपमा की शादी तय कर दी थी। इससे पहले कि वो उसकी शादी करते दोनों चल बसे। उनकी मौत के बाद चाचा ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अनुपमा को यहाँ भर्ती करा दिया। वो जवान और मजबूत इच्छा शक्ति वाली थी। दवाएं लेने के बाद भी जब उस पर पागलपन नहीं दिखा तो डॉक्टर अनुराग ने समीर से कहा कि अनुपमा को दवाएं देने के साथ बिजली के शॉक भी दे। ये सारे काम समीर करता था। 2-4 बार शॉक देने के बाद समीर के दिल में अनुपमा की बेबसी और मासूमियत देखकर मोहब्बत जाग गई। उसने उसे शॉक देने बंद कर दिए। समीर ने अनुपमा को बताया कि उसका सगा चाचा ही उसे नशे की हालत में यहाँ छोड़ गया है और उसे पूरी तरह पागल बनाने के उसने पूरे 20 लाख रुपए दिए थे। सारी बातें सुनकर अनुपमा रो पड़ी। तन्हाई की मोहब्बत और हमदर्दी ने रंग दिखाया और वो समीर से प्यार करने लगी। समीर के लिए ये प्यार किसी अनमोल खजाने की तरह था। उसे ज़िंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। उसकी आंखों में एक अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब सजने लगे, पर उसके लिए इस ज़िंदगी को छोड़ना नामुमकिन था। वो डॉक्टर अनुराग को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। अगर जाता भी तो उसे ढूंढकर मार दिया जाता, क्योंकि अनुराग के गुनाह के खेल के सारे राज वो जानता था। उसकी ज़बान खुलते ही अनुराग बर्बाद हो जाता। उसने सोचा कि उसे तो मरना ही है, क्यों ना अनुपमा की ज़िंदगी बचा ली जाए। उसने कहा, सुनो अनुपमा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, तुम अपने चाचा के पास चली जाओ। उसने तड़क पर समीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अब आपके साथ ही जीऊँगी और मरूंगी। समीर को तो जैसे नई ज़िंदगी मिल गई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर अनुराग ने इस क्लिनिक को तबाह करने का हुक्म दिया है। यहाँ कोई नहीं बचेगा। समीर, तुम इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। तुम इस जुर्म का हिस्सा नहीं बनोगे। ये 17 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है।
तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा हरगिज नहीं करना, वो बोली। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये काम ना करूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक महफूज जगह पहुँचा देना चाहता हूँ। वहाँ पहुँचाकर मैं तुमसे मिलता रहूँगा, फ़ोन पर बात भी करता रहूँगा, समीर ने कहा। दूसरे दिन ही मौका देखकर उसने बहुत खामोशी से अनुपमा को लॉन्ड्री के कपड़े ले जाने वाली गाड़ी में कपड़ों के नीचे छिपाकर क्लिनिक से निकाल दिया। साथ ही एक फ्लैट का पता बताकर उसे उसकी चाबी दे दी। अनुपमा सबकी नज़रों से बचकर उस फ्लैट तक पहुंच गई। ये फ्लैट समीर का ही था, पर इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वहाँ खाने पीने का सब सामान था। समीर की दी हुई दवाओं ने अब अनुपमा की तबीयत भी ठीक हो रही थी। समीर ने उसे बताया कि वो डॉक्टर अनुराग क्लिनिक तबाह करके बाहर जाने की फिराक में है। डॉक्टर अनुराग ने मरीजों के रिश्तेदारों को सब बताकर उनसे काफ़ी पैसे ऐंठ लिए हैं। किसी को भी उनकी मौत से कोई ऐतराज़ नहीं है। क्लिनिक से अनुपमा के गायब हो जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की 2-3 दिन चर्चा रही। डॉक्टर अनुराग वैसे ही परेशान चल रहा था। पता चला कि अनुपमा अपने घर नहीं पहुंची, पर उसके चाचा के पास से कोई खबर नहीं आने पर अनुराग निश्चिंत होकर बैठ गया। अनुपमा की मोहब्बत ने समीर को पूरी तरह बदल दिया था। बचपन से वो डॉक्टर अनुराग के साथ था। इस बीच उसके सामने 30 मरीज दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जिस किसी को मारना होता था उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाता था। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता था। उसके 12 घंटे बाद डॉक्टर अनुराग मरीज को एक और इंजेक्शन लगाता। उस इंजेक्शन के लगाने के कुछ मिनट बाद ही मरीज ऐंठ कर ख़त्म हो जाता। मौत इतनी भयानक होती थी कि समीर खुद कांप जाता था। डॉक्टर अनुराग मरीज की लाश डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसके रिश्तेदार को सौंप देता था, जिसके एवज में वो उनसे एक मोटी रकम वसूल करता था। अनुपमा की मोहब्बत ने समीर के अंदर के इंसान को जगा दिया था। 17 लोगों को एक साथ मारना उसके बस की बात नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वो पुलिस को खबर करता है तो वो खुद भी पकड़ा जाएगा। ये दरिंदा तो पैसे देकर छूट जाएगा। डॉक्टर अनुराग ने क्लिनिक खत्म करने की सारी जिम्मेदारी समीर को सौंप दी थी। समीर और क्लिनिक में काम करने वालों को अनुराग ने अच्छी खासी रकम दे दी थी। उसी रात क्लिनिक उड़ाना था। डॉक्टर अनुराग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। रकम वो पहले ही बाहर के बैंकों में भेज चुका था। $10,000 वो अपने साथ ले जा रहा था। रात 2 बजे उसकी फ़्लाइट थी। वो बैठा हुआ बड़ी बेचैनी से तबाही की खबर मिलने का इंतज़ार कर रहा था। तभी 8 बजे उसके मोबाइल पर समीर का फ़ोन आया। बॉस, यहाँ एक बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? जो भी है तुम उसे खुद सॉल्व करो, डॉक्टर अनुराग ने उससे कहा। मैं नहीं कर सकता, आपका यहाँ आना ज़रूरी है, नहीं तो आज रात के प्लान पर अमल नहीं किया जा सकेगा। मैं आपको फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता, समीर ने बताया। डॉक्टर अनुराग ने सोचा कि आज रात क्लिनिक बर्बाद होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी भनक मिल चुकी थी। कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। सोचते हुए उसने अपना एक सूटकेस कार में रखा और क्लिनिक की तरफ रवाना हो गया। सूटकेस में $10,000 और अहम कागजात थे। कार उसने क्लिनिक के गेट पर ही खड़ी कर दी। वो समीर के साथ क्लिनिक के ऑफिस में आया तो ठिठक गया। सामने नर्स, एक कंपाउंडर और गार्ड नीचे फर्श पर पड़े थे। डॉक्टर ने समीर की तरफ मुड़ना चाहा तो उसे कमर में चुभन का एहसास हुआ। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। उसके बाद समीर बाहर आया। बाहर वाले गार्ड को भी वो बेहोश करके अंदर ले गया। प्लान के मुताबिक अनुपमा भी वहाँ पहुँच गई। उसने पूछा, सब ठीक है? समीर ने जवाब दिया, सब पूरी तरह काबू में है। उसने मास्क लगाकर लोगों को एक जगह जमा कर लिया। ये वे जालिम और कातिल लोग थे जिन्होंने मजबूर और बेबस लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था। अनुपमा ने पूछा, अब उनके साथ क्या करोगे? वही जो इन्होंने दूसरे के साथ किया है। समीर आगे बोला, चलो अनुपमा जल्दी आओ, हमें बाकी लोगों को यहाँ से आज़ाद करना है। चाबियाँ समीर के पास थी। पहले उसने ऊपर के कमरे के लोगों को एक एक कर आज़ाद किया और उन्हें धीमी आवाज़ में सारे हालात समझा दिए। उन्हें सलाह दी कि अपने रिश्तेदारों से बचकर किसी टीवी चैनल में चले जाओ। जब चैनल वाले तुम्हारी कहानी प्रसारित करेंगे, पुलिस खुद ब खुद मदद को आ जाएगी। सभी 17 मरीज आज़ाद हो गए। इनमें रिया और राहुल भी थे। सारे मरीज डरे सहमे जरूर थे, लेकिन आज़ादी पर खुश नज़र आ रहे थे। फिर समीर ऑफिस में आया
जहां डॉक्टर अनुराग और उसके साथी बेहोश पड़े थे। उसने सबकी तलाशी ली। उनके पास हजारों रुपए मिले। वो सब उसने अपने पास रख लिए। डॉक्टर अनुराग के सूटकेस में $10,000 निकले जो उसने सुरक्षित रख लिए। बाकी की सारी लोकल करेंसी मरीजों में बांट दी। सभी मरीजों के क्लिनिक से निकल जाने के बाद वो ऑफिस के पास वाले कमरे में आया जहां बड़े बड़े डिब्बे रखे थे जिनमें एक सुतली निकलकर बाहर जा रही थी। सुतली को आग दिखाकर समीर अनुपमा का हाथ पकड़कर फौरन इमारत से बाहर आ गया, क्योंकि इमारत को जलाकर खाक करने का इंतजाम वो पहले ही कर चुका था। बाहर डॉक्टर अनुराग की कार खड़ी थी। उसने सूटकेस उठाकर आग में फेंक दिया। कार की चाबी वो पहले ही ले चुका था। जैसे ही वे दोनों कार में बैठकर कुछ दूर पहुंचे, बड़े जोर का धमाका हुआ। पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। रिया और राहुल साथ साथ बाहर आए और एक तरफ चल पड़े। राहुल ने रिया से कहा, तुम अभी मेरे साथ चलो। दोनों सोच समझकर कोई कदम उठाएंगे। बाकी के 15 लोग बस में बैठकर एक टीवी चैनल के स्टूडियो की तरफ रवाना हो गए। राहुल ने एक टैक्सी रोकी, रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक शानदार बिल्डिंग के सामने उतरे। इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर राहुल का एक शानदार फ्लैट था। दरवाजे पर राहुल ने कुछ नंबर बोलकर अनलॉक कहा। दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गया। ये आवाज़ से खुलने वाला दरवाज़ा था। दोनों ने फ्रेश होकर खाना खाया। वहां पहुंच राहुल ने रिया को अपनी कहानी सुनाई। पिता की ज़मीन पर राहुल ने एक हौजरी की फैक्ट्री लगाई थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छी तरह से चल निकला। उसने अपने दोनों भाइयों को भी पढ़ा लिखा कर अपने साथ लगा लिया। राहुल आमदनी का 1/4 हिस्सा गरीब और मजबूर लोगों में बांट देता था और 1/4 अपने भाइयों को देता था, जो एक बड़ी रकम थी। पर भाइयों की नीयत बिगड़ गई। बिजनेस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने राहुल को नशीली चीज पिलाकर उसे डॉक्टर अनुराग के क्लिनिक में भर्ती करा दिया। सारे मरीज टीवी चैनल के स्टूडियो पहुंचे और जब उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। आईजी पुलिस ने मीडिया में खबर आते ही उनमें से कुछ मरीजों के रिश्तेदारों के भागने से पहले ही दबिश डलवाकर हिरासत में ले लिया। हजारों की संख्या में लोग टीवी चैनल के स्टूडियो के सामने जमा हो गए। आईजी ने वहां पहुंचकर वादा किया, इन मजबूर और बेबस लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा। जो बीमार हैं उनका इलाज कराया जाएगा। आरोपियों को हिरासत में ले लिया जा चुका था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरे दिन ये सारी कहानी आम हो गई। डॉक्टर पुलिस अनुराग के क्लिनिक पर भी पहुंचे। वहां राख और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किसी भी मरीज को पता नहीं था। रिया जब दूसरे दिन भी घर नहीं पहुंची तो अरुण, वरुण और नैन्सी परेशान हो गए। डर से उनका बुरा हाल था। तीसरे दिन उन्हें रिया का फ़ोन आया। उसने उन्हें एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। रिया को सही सलामत देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई। वे सब रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। रिया ने कहा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर एक शर्त पर। कंपनी के 55% शेयर मेरे पास रहेंगे और 45% तुम तीनों के पास। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं घर भी तुम्हारे नाम कर देती हूँ, नहीं तो अगली मुलाकात अदालत में होगी। सोचने के लिए 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। ये सब राहुल का प्लान था। 2 दिन बाद उन लोगों ने इनकार में जवाब दिया, क्योंकि 55% शेयर रिया के पास होने से वो उन्हें किसी भी बात के लिए मजबूर कर सकती थी। रिया ने पूरी तैयारी की। उसने सीनियर मनोचिकित्सक से दिमागी तौर पर सही होने का सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बाद उसने अदालत में केस डाल दिया। राहुल पूरी तरह से उसके साथ था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक अच्छा वकील भी उसने कर लिया। उस दिन अदालत में बहुत लोग थे। रिया बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। अदालत में 1 घंटे बहस चलती रही। सबूतों और दलीलों पर जज ने फैसला सुनाया कि रिया पूरी तरह से सेहतमंद है और अपनी कंपनी बहुत अच्छे से चला सकती है। इसीलिए तीनों औलादें फैक्ट्री से बेदखल की जाती हैं। एक बात और ध्यान रखी जाए कि रिया की शिकायत पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तीनों नाकाम होकर अदालत से बाहर निकले। पहले ही उनका पैसा खर्च हो चुका था। वे पैसे पैसे को मोहताज हो गए। रिया राहुल के साथ उसके फ्लैट में चली गई। राहुल ने भी अपने भाइयों को 5-5 करोड़ और घर देकर अपने बिजनेस से अलग कर दिया।
वे लोग तो इतने डरे हुए थे कि पता नहीं राहुल उनके साथ क्या करेगा। पैसे लेकर खुशी खुशी वे अलग हो गए। दूसरे दिन शाम को चंद दोस्तों की मौजूदगी में रिया और राहुल ने शादी कर ली। राहुल की बरसों की आरज़ू पूरी हुई। रिया को एक चाहने वाला जीवन साथी मिल गया। रिया ने राहुल से कहा, राहुल मेरे बच्चे अब बहुत भुगत चुके हैं, उन्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है, इसीलिए वो फैक्ट्री में उनके नाम करके सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। फिर रिया ने उन्हें बुलाकर फैक्ट्री उनके सुपुर्द कर दी। पुराने मैनेजर को बहाल कर दिया और शर्त लगा दी कि चौथाई आमदनी गरीब लोगों में बांटी जाएगी। अगर इनमें जरा सी भी गलती हुई तो अंजाम के वे खुद जिम्मेदार होंगे। सारी बातें पक्के तौर पर लिखी गईं। रिया ने एक धमकी और दे दी कि कभी भी उसकी और राहुल की अननेचुरल डेथ होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन तीनों की ही होगी। दूसरे दिन रिया और राहुल घूमने के लिए एक हिल स्टेशन की तरफ निकल गए। वहाँ पर रिया के मोबाइल में कुछ खराबी आ गई। माल रोड पर घूमते हुए दोनों एक मोबाइल की दुकान पर पहुँचे। दुकानदार को देखकर दोनों चौंक गए। दुकानदार का भी चेहरा उतर गया। वो जल्दी से बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए, राहुल ने कहा। एक अच्छा सा मोबाइल पसंद करके राहुल ने पैसे देते हुए कहा, आप हमारे एक पहचान वाले से बहुत मिल रहे हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रिया ने राहुल का हाथ दबाते हुए कहा, मेरा ख्याल है ये वो नहीं है, आइए चले। दरअसल वो मोबाइल शॉप वाला कोई और नहीं बल्कि समीर था। उसने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर दी थी। रिया और राहुल भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए एक नए सफ़र पर निकल गए। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।